नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम ईला है और जिसके हाथ काम नहीं करते। आपने अपने 4th स्टैंडर्ड EVS में पढ़ा है ना, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, एक ऐसा इंसान जिसके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता हो। तो इस लड़की के हाथ काम नहीं करते। हाथों से हम दिन भर के कितने काम कर लेते हैं। आप जब नींद से उठते हैं तो सुबह सबसे पहले अपने मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपने बाल संवारते हैं, लड़कियां चोटी बनाती है, फिर आप खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेलते कूदते हैं। बहुत सारे काम हम अपने हाथों से करते हैं, लेकिन इस लड़की के तो हाथ ही काम नहीं करते। तो ये दुनिया भर के इतने सारे काम कैसे करती होगी। इसके बावजूद भी इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी को खराब नहीं समझा। जो काम हाथ से नहीं कर पाती वो उसने पैरों से करना शुरू कर दिया। और इसीलिए इसके बारे में जानना हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसने अपने स्पेशल काम कैसे करना स्टार्ट किया। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। ये लड़की एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। एम्ब्रॉयडरी आपको पता है ना, कपड़े के ऊपर धागे से तरह तरह के स्टिचेस लगा के डिज़ाइंस बनाना। तो ये लड़की भी मलमली धोती पर, मलमल एक स्पेशल तरीके का सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो ऐसे ही एक कपड़े पर ये एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। और इस धोती का बादामी रंग, बादाम होता है आलमंड्स, और आलमंड्स का जो ब्राउन कलर होता है उसी से मिलता जुलता रंग था इस मलमली धोती का। इसीलिए बोला गया है मलमली धोती का जो बादामी रंग था, ब्राउन कलर का रंग था, वो एकदम खिल उठा था, ब्राइट हो गया था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी और इस धोती के किनारों पर, बाउंड्रीज पर कसूती वाले टाँकों से डिज़ाइंस बनाई हुई थी। कसूती हमारे देश का जो कर्नाटक स्टेट है ना, वहाँ की एक बहुत ही फेमस टाइप की कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है। तो कर्नाटका की उसी स्पेशल कसूती के स्टिच से किनारों पर, धोती पर फ्लावर्स के डिज़ाइन बनाए गए थे। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। किसी भी साड़ी के पल्लू पर ईला ने एक स्पेशल एम्ब्रॉयडरी की थी जो था भरवां टाँके। भरवां टाँके क्या होते हैं? धागे से पूरी भरी हुई कढ़ाई। जैसे यहाँ पे इस फोटो में हम देख सकते हैं, फ्लावर का पहले उसने आउटलाइन बनाया होगा, फिर अंदर धागे से उसने पूरा भर भर के स्टिच लगाया। इसे कहते हैं भरवां टाँके। टाँके मतलब सिलाई। भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे, यानी कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ रही थी मलमल में। सुनहरे यानी कि गोल्डन कलर के धागे और रुपहले यानी कि सिल्वर कलर के धागों से जो बेल बूटे बनी हुई थी, फ्लावर्स और लीव्स के डिज़ाइन बने हुए थे, उनसे मलमल के कपड़े इसमें जान आ रही थी। यानी कि वो कपड़ा एकदम लाइवली लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसमें जान आ गई हो, बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। टाँका सिंगुलर होता है और टाँके प्लूरल होता है। टाँका यानी कि स्टिच, जो यहाँ पे कपड़े पे धागे से किया हुआ है। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने, वही लड़की जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्हीं बेल बूटों के डिज़ाइंस को ईला सचानी नाम की इस लड़की ने बनाया था। ईला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ईला की हिम्मत यानी कि उसके करेज की अनोखी मिसाल, अद्भुत मिसाल है ये कढ़ाई के मॉडल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके हाथ नहीं चलते वो कढ़ाई का काम कैसे करेगा। लेकिन ये हम सबसे अलग है, इसने अपने पैरों से इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाई है, इसीलिए इसकी हिम्मत की अनूठी मिसाल है। मिसाल यानी कि जिसके बारे में हम लोगों को एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट।
अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि ईला का बचपन कैसे बीता था। 26 साल की अभी जो ईला है, 26 यानी कि 26 ईयर्स की ईला अभी गुजरात के सूरत ज़िला में रहती है। गुजरात स्टेट में जो सूरत नाम का डिस्ट्रिक्ट है, ईला अभी 26 ईयर्स की हो गई है और अभी वो वहाँ पे रहती है। लेकिन उसका जो बचपन था, जब वो बच्ची थी, छोटी बच्ची, तब अमरेली ज़िला के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। वो जब छोटी बच्ची थी तब वो अपने नाना जी के घर, जो कि अमरेली ज़िला के राजकोट गांव में था, वहाँ पे वो रहती थी। और बचपन में शाम के वक्त बच्चे खेलने निकलते हैं, तो ईला भी निकलती थी। सांझ होते ही, सांझ मतलब इवनिंग होते ही, मोहल्ले के, उसके एरिया के सभी बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ बच्चे मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। आड़ी तिरछी यानी कि स्ट्रेट, अनइवन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स, अलग अलग तरह की लाइंस, लकीरें मतलब लाइंस खींचते। कुछ बच्चे कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर के पत्ते एक स्पेशल टाइप के लंबे लंबे पत्ते होते हैं जिनसे हम विसल बजा सकते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते थे, गिट्टे खेलते। गिट्टे यानी कि छोटे छोटे स्टोन से उछाल उछाल के एक गेम खेला जाता है, उसे बोलते हैं गिट्टे खेलना। शायद आपके मम्मी पापा ने खेला होगा, उनसे पूछ के देखिए और मुझे भी बताइए कि कितने बच्चों के मम्मी पापा ने खेला है। तो कुछ बच्चे हॉपस्कॉच खेलते, कुछ बच्चे गिट्टे का गेम खेलते, कुछ बच्चे क्या करते, इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। मतलब इधर उधर जो टूटे फूटे ब्रोकन अर्दन पॉट्स के पीसेस होते थे, उन्हें ठीकरे बोलते हैं, टूटे हुए पीसेस, उन्हें बटोर के मतलब कलेक्ट करके वो पिट्ठू का गेम खेलते थे। पिट्ठू मतलब 7 स्टोन्स वाला गेम। आपने 7 स्टोन्स के गेम के बारे में गेम्स वी प्ले आपके 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो जब इन खेलों से सभी बच्चों का मन भर जाता था तो क्या करते थे, पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे। पेंगे लेना यानी कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से स्विंग करना। अगर आपने भी झूला झूला है तो आपको पता होगा, एकदम प्रेशर डाल के जब झूला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है, जिससे कि आप बहुत ऊपर ऊंची छलांग लगा लेते हैं, उसे बोलता है ऊंची ऊंची पेंगे लेना। तो बच्चे भी ऐसे ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे और ऊंचे स्वर में एक साथ गाना गाते थे। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आइयो रे। मतलब मॉनसून, रेनी सीजन जल्दी से आ जाओ, और ताकि हम सब बच्चे पानी में छपंग छपंग खेले। ईला को गाना गाने का बहुत शौक था। ईला गाने में तो उन सब का साथ देती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ गाना गाती थी, लेकिन पर उसके हाथ पेंगे नहीं ले पाते थे, क्योंकि जब आप झूले में झूलने के लिए बैठते हैं तो आपको कस के रस्सी पकड़नी होती है ताकि आप झूले से गिर ना जाओ। लेकिन रस्सी पकड़ने को जब ईला हाथ बढ़ाती तो उसके हाथ तो काम ही नहीं करते थे, वो रस्सी पकड़ ही नहीं पाती थी, इसीलिए झूला भी नहीं झूल पाती थी। मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह ईला चुपचाप एक किनारे में बैठ जाती और मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि तब ईला छोटी बच्ची थी, उसे समझ ही नहीं आता था कि मेरे हाथ काम पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल पा रही हूँ। उसके सभी फ्रेंड्स भी उसके सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल ही सके, तो वो बहुत डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते थे और ट्राई करते थे कि ईला भी सबके बच्चों की तरह एंजॉय करे। कभी कभार यानी कि कभी कभी समटाइम्स सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। पकड़म पकड़ाई का खेल कैसे खेलते हैं, सब बच्चों को दौड़ना होता है, एक डनर होता है और वो दूसरे बच्चों को टच करके आउट करता है। और विष अमृत के गेम में भी सब बच्चे दौड़ते हैं। एक जो डनर होता है वो किसी एक इंसान को पकड़ पकड़ के उन्हें स्टैचू बनाता है और दूसरे बच्चों का काम होता है कि उसे फिर से टच करके उसका स्टैचू को तोड़ सके, और डनर का काम होता है कि वो सब बच्चों को आउट कर सके। लेकिन ईला को इस खेल में भी परेशानी होती।
साथियों के साथ जमकर दौड़ती, यानी कि वो बहुत अच्छे से तेज़ी से दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती, मतलब आउट करने की बारी आती, तो फिर निराश हो जाती, सैड हो जाती। उसके हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ठान रखना एक मुहावरा है जिसका मतलब कुछ डिसाइड कर लेना, एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना कि ऐसा तो होगा ही नहीं। तो उसके हाथों ने तो जैसे ठान रखी हो कि ईला तुम कितना भी कोशिश कर लो, हम तो उठेंगे ही नहीं, हाथ तो उठेंगे ही नहीं। लेकिन ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, चुनौती यानी कि चैलेंज माना, कि अगर मेरे हाथ तुम नहीं उठोगे तो मैं रोते नहीं बैठूंगी, मैं अपने अदर बॉडी पार्ट से बाकी सब काम करने की कोशिश करूंगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जैसे आप भी जब बॉर्न हुए थे, छोटे छोटे बेबीज़, उन्हें तो ABCD लिखना नहीं आता, पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता। फिर आप LKG में एडमिशन लिए, फिर आपने जब LKG में एडमिशन लिया, आपने पेंसिल पकड़ना सीखा, धीरे धीरे करके ABCD लिखना सीखा। वैसे ही ईला ने अपने पैरों के अंगूठों से और उंगलियों से पेंसिल पकड़ पकड़ के धीरे धीरे करके लिखना सीखा। और सिर्फ लिखना ही नहीं, वो सब काम करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। वो सब काम करने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी ईला ने। दाल भात खाना, भात मतलब चावल, दाल चावल खाना, दूसरों के बाल बनाना, अपने पैरों से कंघी पकड़ के दूसरों के बालों में कंघी चलाना, फर्श बुहारना, बुहारना माने झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब वेजिटेबल्स काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती एक छोटा वुडन स्लेट टाइप का चीज़ होता है जिस पे हम लिख सकते हैं। तो ईला ने भी इन सब काम को अपने पैरों से करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने एक स्कूल में भी दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो हम जैसी नॉर्मल बच्ची तो थी नहीं। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। कुछ लोगों को चिंता थी कि कहीं वो खेलते खेलते गिर जाएगी, चोट लग जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी। कहीं उसके काम करने की गति को लेके, गति मतलब स्पीड को लेके चिंता लगी रहती थी कि बाकी बच्चे तो फटाफट हाथ से लिखेंगे, अपना क्लास वर्क पूरा कर लेंगे, लेकिन ईला का तो शायद क्लास वर्क हमेशा इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेकिन ईला ने उन सब को कुछ और ही अलग नज़ारा दिखाया। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से, फुर्ती मतलब इतनी तेज़ी से कर जाती कि देखने वाले भी दंग रह जाते। दंग रह जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि देखते रह जाना। लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि अरे ये लड़की तो हाथों से काम नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी इतनी फुर्ती से काम कर लेती है, इतनी तेज़ी से, कि सब लोग अमेजिंग एकदम देखते ही रह जाते। पर किसी किसी काम में तो थोड़ी बहुत परेशानी तो उसे आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब हार मान लेना। वो अपने प्रॉब्लम्स के सामने कभी भी हार नहीं मानती थी कि कोई बात नहीं, मैं तो ये नहीं कर पा रही हूँ तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं इस काम को ऐसे नहीं कर पा रही हूँ तो किसी और तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए वो हमेशा ट्राई करती रहती थी। और ऐसे ऐसे करते, पढ़ाई करते करते वो 10th स्टैंडर्ड तक पहुंच गई। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पर पास नहीं कर पाई, वो फेल हो गई थी 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में। क्योंकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो अभी तो आपको 1 आवर का टोटल टाइम मिलता है, लेकिन जब आप 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलता है। लेकिन आपको अपना पूरा पेपर का सॉल्यूशन उस 3 घंटों में पूरा करना होता है। ईला ने अपने पैरों से अपने आंसर शीट को लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन वो 3 घंटे के अंदर अपना पूरा पेपर ख़त्म नहीं कर पाई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई थी। ईला को यह मालूम नहीं था, उसे ये पता नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, क्योंकि हमारे देश की गवर्नमेंट ने, देश की सरकार ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए
कुछ स्पेशल सुविधाएं बनाई हैं। उसी में एक है अतिरिक्त समय देना, क्योंकि वो स्पेशल पीपल हैं, उनके लिए थोड़ा स्पेशल टाइम मिलना ही चाहिए। अगर बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता तो इस वजह से क्या कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करना तो सबके लिए है। इसीलिए ऐसे बच्चे जो लिख नहीं पाते, या फिर जो ब्लाइंड होते हैं, या फिर जो बोल नहीं पाते, ऐसी किस तरीके की अगर डिसेबिलिटी है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और उनको स्क्राइब की भी व्यवस्था दी जाती है। स्क्राइब क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो एग्ज़ाम में ऐसे डिसेबल्ड पर्सन के लिए उनका एग्ज़ाम पेपर लिखे। अगर कोई बच्चा लिख नहीं सकता तो क्या हुआ? उसे अगर आंसर आता है और वो बोल सकता है उस आंसर को, तो वो आंसर बोल बोल के देता है और उसके लिए कोई आंसर लिख के देता है। तो ऐसे इंसान को स्क्राइब कहा जाता है जो एग्ज़ाम में किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए एग्ज़ाम का पेपर लिखता है। कई कारणों से जब छात्र अपनी परीक्षा नहीं लिख पाते तो एक स्क्राइब उनके लिए लिखने का काम करता है, लेकिन ईला को इस बात का पता नहीं था। यही हुई ईला की प्रॉब्लम। ईला को एक तो ये पता नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, अतिरिक्त समय मिल सकता है और उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है, ऐसा एक इंसान भी मिल सकता है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। लेकिन अब आपको पता चल चुका है, तो अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है तो आप उसे भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसे एग्ज़ाम में एक स्क्राइब की भी व्यवस्था हो सकती है। बस उसे एग्ज़ाम के पहले एप्लीकेशन करना होता है। और ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन ईला को भी अगर समय रहते यानी कि टाइम पे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। वो शायद 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास कर लेती। लेकिन फिर भी दुख का कोई कारण नहीं था। ईला ने अपनी ज़िंदगी को एम्ब्रॉयडरी के काम में स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। उसे 10th स्टैंडर्ड के फेल होने का थोड़ा बहुत दुख तो है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म नहीं होता। एक एग्ज़ाम की वजह से पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ईला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ को और नानी को देखकर एम्ब्रॉयडरी का काम स्टार्ट कर दिया। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी मतलब एम्ब्रॉयडरी, जो होता है कपड़े के ऊपर धागे से बनाई हुई सुंदर सुंदर डिज़ाइंस। ईला अपनी मम्मी को और नानी को उन्हें सुई में रेशम पिरोने का काम देखती थी। सुई में मतलब नीडल में रेशम यानी कि सिल्क का धागा कैसे पिरोया जाता था, वहाँ से लेकर कैसे एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, सब चीज़ को वो अच्छे से नोटिस करती थी। ईला उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकारते हुए देखती थी। बूटियाँ उकारना मतलब फ्लावर्स के डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं वो देखती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। मन ही मन ईला ने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अब एम्ब्रॉयडरी का काम ही सीखूंगी, अपने पैरों से करना सीखूंगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अंगूठों के बीच में सुई को पकड़ के स्टिच करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। दोनों अंगूठों के बीच, अंगूठों यानी कि अपने पैर के टोज के बीच में, अंगूठों के बीच में सुई पकड़कर, सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जब आप कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब कुछ भी हो जाए मैं तो इसे करके ही छोड़ूंगा, भले ही मुझे 10-12 बार ट्राई क्यों ना करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ट्राई करूंगा और मैं करके ही छोड़ूंगा। ऐसी इच्छा थी ईला के मन में और इसीलिए उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। उसके विश्वास ने मतलब वो अपने ऊपर जो भरोसा रखती थी कि मैं ज़रूर कर पाऊंगी, और उसका धैर्य यानी कि उसका जो पेशेंस था, एक बार में नहीं हुआ, 10 बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब मैं 15 टाइम ट्राई करूंगी तो ज़रूर होगा, वो होता है पेशेंस। तो ईला का जो भरोसा था अपने ऊपर और उसने जो पेशेंस रखा हुआ था अपने ऊपर, उस काम ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत यानी कि प्रकृति। प्रकृति ने
कैसे बनाया था, उसके हाथ काम नहीं करेंगे, ईला को ऐसा बनाया था। लेकिन कुदरत के इस फैसले को भी ईला ने झुठला दिया था, झूठ साबित कर दिया था, क्योंकि वो सब काम अपने पैरों से जो करने लगी थी, इसीलिए कुदरत को झुठला दिया था उसने। 15-16 साल की होते होते यानी 15-16 ईयर्स की जब ईला हो गई, तब वो लगभग एक्सपर्ट हो गई थी एम्ब्रॉयडरी के काम में। ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी यानी कि गुजरात की जो स्पेशल कढ़ाई होती है उसे कहते हैं काठियावाड़ी काम, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो वो गुजरात की जो स्पेशल कढ़ाई थी उसमें एकदम एक्सपर्ट हो गई थी। माहिर हो जाना यानी कि अव्वल हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना। किस वस्त्र पर यानी कि किस कपड़े पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, यानी कि कौन सा डिज़ाइन सूट करेगा, किस तरीके के डिज़ाइन में कौन से कलर्स उस पर सूट करेंगे, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, यानी कि कौन से कलर के कपड़े के ऊपर उस कपड़े को और भी ब्राइट बना देगा, और कौन से टाँके लगेंगे उस पर, इस चीज़ की भी ईला को अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी। क्योंकि हम जब ड्राइंग करने लगते हैं और ड्राइंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम कलर कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं ना कि ग्रीन के साथ ब्लू अच्छा मैच करेगा, ऑरेंज के साथ रेड कलर का स्काई जब बनाएंगे, सनसेट स्काई, तब बहुत ही अच्छा मैच करेगा। तो ऐसे ही ईला भी ज़िंदगी में इतने सारे डिज़ाइंस बना चुकी थी कि उसे अब उस चीज़ की समझ आ गई थी कि कौन से डिज़ाइन के साथ कौन सा डिज़ाइन सूट करेगा, कौन से कलर कॉम्बिनेशन से एकदम कपड़ा ब्राइट लगने लगेगा। तो इन सब चीज़ों की भी ईला को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी और समझ आ गई थी। और एक समय तो ऐसा भी आया, यानी कि बहुत सालों बाद एक ऐसा भी दिन आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। काढ़े गए यानी कि कढ़ाई किए हुए परिधान, परिधान मतलब कपड़े, कढ़ाई किए गए कपड़ों की प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन लगी। एग्जीबिशन यानी कि शो लगना। ईला ने भी एक बड़े से हॉल में उसने ज़िंदगी में जो जो डिफरेंट टाइप के एम्ब्रॉयडरी किए थे उसके छोटे छोटे मॉडल्स बना के उसने ऐसा शो लगाया, और दूर दूर से लोग उस शो को देखने के लिए आए कि एक ही लड़की कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज कर सकती है। इन परिधानों में मतलब इन कपड़ों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था मतलब लखनऊ और बंगाल के जो स्पेशल एम्ब्रॉयडरी थे वो भी ईला के काम में दिखाई देते थे। काठियावाड़ के साथ मतलब काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी जो थी, गुजरात की जो स्पेशल एम्ब्रॉयडरी जिसकी आपने फ़ोटो अभी अभी देखी, उसके साथ साथ लखनऊ की जो स्पेशल एम्ब्रॉयडरी होती है जो दिखने में कुछ ऐसी होती है, इसे चिकनकारी वर्क बोलते हैं। और बंगाल की स्पेशल एम्ब्रॉयडरी, जितने भी बंगाली बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, कांथा स्टिच। तो इस तरीके के जो एम्ब्रॉयडरी वाली वर्क थी वो भी ईला ने सीखी हुई थी। और वो जो कपड़े बनाती थी, कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी करती थी, उसमें वो गुजरात की स्पेशल एम्ब्रॉयडरी भी करती थी, लखनऊ की चिकनकारी स्पेशल एम्ब्रॉयडरी भी करती थी, और बंगाल की स्पेशल कांथा स्टिच वाली एम्ब्रॉयडरी भी करती थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। टाँके मतलब स्टिच, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस उसने बनाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली स्टिच और ये वाली स्टिच बहुत अलग है, इसीलिए ये एक जगह की स्पेशलिटी को बताता है। लखनवी चिकनकारी का जो काम होता है वो बहुत ही बारीक होता है, एकदम फाइन क्वालिटी का। और बंगाल का जो कांथा स्टिच होता है उसमें बाउंड्री में स्पेशली ब्लैक कलर का बाउंड्री से स्टिच किया जाता है और फिर अंदर उसको लंबे लंबे स्टिचेस से भरा जाता है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप है। जबकि जो कर्नाटका का कसूती वाला स्टिच वर्क है वो भी दिखने में एकदम डिफरेंट टाइप है, उसके डिज़ाइंस अलग है। और चिकनकारी वर्क तो आपने अभी अभी देखा, तो है ना, चारों एकदम अलग अलग टाइप के एम्ब्रॉयडरी वर्क। इन सब एम्ब्रॉयडरी वर्क्स में ईला एकदम एक्सपर्ट हो गई थी, वो भी अपने हाथों से नहीं, अपने पैरों से। पत्तियों को ईला चिकनकारी काम से सजाती थी और उसकी जो डंडियाँ थी यानी कि पत्तों की जो डंडियाँ, उसको वो कांथा स्टिच से उभारती थी, यानी कि वो मिक्स एंड मैच करती थी। अलग अलग टाइप के स्टिचेस एक ही कपड़े में बनाने की कोशिश करती थी। और क्या स्पेशल काम किया था ईला ने? पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पशु पक्षियों का जो वो डिज़ाइंस बनाती थी उनको वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सबसे पहले बनाती थी।
जैसे इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस बर्ड का जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए हुए हैं, तो इसे कहते हैं ज्यामितीय आकृति। तो पशु पक्षियों का ये जो डिज़ाइन था, इनको वो कर्नाटका की स्पेशल कसूती स्टिच से भरती थी और जंजीरों से यानी कि चेन स्टिच से भी सजाती थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सबको बहुत भाई, यानी कि जो लोग इस एग्जीबिशन को, इस प्रदर्शनी को देखने आए थे, उन्होंने जब देखा कि ईला इस तरीके के मिक्स एंड मैच करती है, पारंपरिक डिज़ाइन मतलब जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, चिकनकारी कुर्ते में सिर्फ चिकनकारी वर्क ही रहता है, उसमें कुछ और चीज़ का मिक्सिंग नहीं होता, लेकिन ईला ने जो डिज़ाइंस बनाया था उसमें वो सभी टाइप के डिज़ाइंस को मिक्स करके बनाती थी। तो वही यहाँ पे बोला गया है, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं उनमें थोड़ा सा नयापन जोड़ने के लिए, थोड़ा न्यू टाइप का डिज़ाइंस बनाने के लिए ये नवीनता, ये नयापन सभी लोगों को बहुत भाई मतलब बहुत अच्छी लगी। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे, यानी कि वो इतना एक्सपर्ट हो गई थी और इतना मन लगा के काम करती थी, उससे कभी भी बोर फील नहीं होता था। वो हमेशा बस एम्ब्रॉयडरी करती ही रहती थी। पाँव ना रुकना एक मुहावरा है जिसका मतलब कंटिन्यूअसली काम करते रहना, बिना रुके काम करते रहना। आँखों में चमक, यानी कि आँखों में एक्साइटमेंट लिए, आँखों में चमक रहना भी एक मुहावरा है, इसका मतलब एक्साइटेड होके, आँखों में एक्साइटमेंट लेके। होठों पर मुस्कान लेके, यानी कि स्माइलिंग फेस लेके, बिना सैड हुए, होठों पे मुस्कान लेके और अनूठा विश्वास, एकदम अद्भुत कॉन्फिडेंस लेके अपने ऊपर, वह सुनहरे रुपहले बूटियाँ उकेरती थकती नहीं थी। वो गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के डिज़ाइंस और फ्लावर्स स्टिच करते करते बिल्कुल भी नहीं थकती थी। तो इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है? अगर एक लड़की अपने मन में ठान ले तो वो पैरों से भी इतने सब काम कर गई जो हम लोग हाथों से ही करते हैं। तो अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं? तो आप भी मन में अगर कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं तो कभी भी हार मत मानिए, लगे रहिए तब तक जब तक आप उस काम को पूरा ना कर ले। इसी अच्छी उम्मीद के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पार्ट के प्रश्नों को हम अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी हमारे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.